Hello, students, and welcome to this sixth lecture of this diploma course in construction materials. So we are studying second chapter bricks. In the last class, we had studied about the various ingredients that are used in the making of the brick earth, and also what were their functions. In today's class, we're going to study some other topics. Like the first topic that we have over here is the harmful ingredients in brick earth. So there were some ingredients that we talked about in the last class, which are actually required, which have to be there in order to make a good quality brick earth. But there are some other, unwanted materials that exist in the brick earth that we do not want, right? So we have to check the earth for those material, and we have to remove them if they are in excess. Okay. So let us check out all those unwanted ingredients or harmful ingredients. First one being alkalis. So alkalis, all of you know alkalis. Alkalis are basically hydroxides of monovalent metals. For example, potassium hydroxide और सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, इनको सोडा एंड पोटाश आप कह सकते हैं. सो ये बेसिकली आपके सोडियम पोटाशियम मोनोवेलेंट जो बेसिकली मेटल्स हैं उनके हाइड्रोक्साइड्स हैं. तो ये अनवांटेड होती हैं. क्यों? बिकॉज द फर्स्ट रीज़न दे आर अनवांटेड बिकॉज द एल्कलीज एक्ट लाइक अ फ्लक्स इन द किलन. सो फ्लक्स क्या होता है और किलन क्या होता है, ये दो चीज़ आपने समझनी है. आपने फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री में अगर मेटलर्जी पढ़ी होगी, वहाँ आपने ये फ्लक्स का कंसेप्ट पढ़ा होगा. बेसिकली फ्लक्स वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है. जब आप ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वहाँ पे फ्लक्स एक रिक्वायरमेंट होती है बिकॉज वो उस सेपरेशन में हेल्प करता है. फ्लक्स बेसिकली आपके पास फर्नेस होती है ओर से मेटल निकालने के लिए. वैसे ही यहाँ पे हमारे पास एक इक्विपमेंट होता है, हम कहते हैं किलन. किलन इज़ बेसिकली फर्नेस ओनली. वहाँ पे हाई टेम्परेचर पे आप ब्रिक्स को बर्न करते हैं. सो किलन इज़ बेसिकली फर्नेस ओनली. तो यहाँ भी आप इफ़ यू ऐड अ फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स वहाँ क्या काम करता था, फ्लूइडिटी बढ़ा देता था ओर की. आपके जो भी अनवांटेड मटेरियल्स थे वो जल्दी फ्यूज़ हो जाते थे और वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते थे और आपका जो मेटल है वो सेपरेट हो जाता था. बट यहाँ पे ये आपको नहीं प्रॉपर्टी चाहिए बिकॉज इफ़ यू ऐड अ फ्लक्स इट विल टेंड टू फ्यूज़ द ब्रिक्स. ब्रिक्स क्या है, वो मेल्ट होने शुरू हो जाएंगे. बेसिकली उनका मेल्टिंग टेम्परेचर कम हो जाएगा और जब वो फ्यूज़ होने लग जाएंगी आपस में, वो ट्विस्ट एंड वॉर्प भी कर सकती हैं, अपनी शेप बेसिकली वो खो देंगी. सो दैट इज़ समथिंग दैट वी डोंट वांट. So alkalis, they act as flux in the kiln, therefore they can cause fusing, twisting and warping of the bricks, hence we do not want them. Okay, and the bricks can melt away and they can lose their shape. And also one other thing, alkalis क्यों नहीं हमको चाहिए, because the alkalis which are remaining in the bricks, they will absorb the moisture from the atmosphere. ठीक है, alkalis क्या है बेसिकली, जब ये रह जाएंगे ब्रिक में, ये they will exist in the form of salts. ओके, सॉल्ट की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी. एंड सॉल्ट्स बाय नेचर दे वांट टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर. जहाँ से भी उनको पानी मिलता है वो उनको एब्जॉर्ब करना चाहते हैं. ओके, सो एनी सच रिमेनिंग सॉल्ट्स, एल्कलाइन सॉल्ट्स, दे विल एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द एटमोसफेयर. एटमोसफेयर में जो भी वाटर वेपर मौजूद है उसको ये एक्सट्रैक्ट करेगा. एंड ऑल्सो व्हेन दे आर यूज्ड इन मेसनरी, मेसनरी में बेसिकली जब चिनाई में आप उस ईंट को यूज़ करोगे तो वहाँ पे जो भी आप मोर्टार यूज़ कर रहे हैं ब्रिक के साथ, ठीक है, उसमें भी पानी होगा. दैट मॉइस्चर, दैट वाटर विल ऑल्सो गेट एब्जॉर्ब्ड बाय दीज alkalis. ओके, एंड सच मॉइस्चर व्हेन इट गेट्स इवेपोरेटेड, ठीक है, ये पानी जब अंदर आएगा, सॉल्ट उसमें क्या हो जाएंगे, उसमें मिक्स हो जाएंगे. बेसिकली उसमें वो सॉल्युबल हो जाएंगे. सो these salts will exist in a soluble state within that water, but when that water later it will get evaporated, ठीक है, वाटर तो इवेपोरेट हो जाएगा बट एल्कलीज कैन नॉट इवेपोरेट. तो होगा क्या कि बेसिकली ये एल्कलीज पानी के साथ ईंट के सरफेस तक आ जाएंगी बाहर. पहले एल्कलीज अंदर थी, लेकिन अब पानी के साथ जैसे पानी इवेपोरेट हो रहा है, दे विल कम टू द सरफेस. और जब ये सरफेस पे आएंगी, जो सॉल्ट ईंट के अंदर मौजूद था वो सरफेस के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा. और आपकी जो ईंट की अपेयरेंस है बेसिकली
वो आपकी ग्रे या वाइट कलर की हो जाएगी, वाइट ग्रे या वाइट कलर के डिपॉजिट्स आपको नज़र आएंगे और आपका बेसिकली अपीयरेंस स्पॉइल हो जाएगी। एंड दिस कैन ऑल्सो लीड टू द डीके ऑफ द ब्रिक्स। ब्रिक्स फिर ख़राब होनी शुरू हो जाती है, उनकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है इफ़ दिस थिंग हैपन्स। ओके, सो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज इफ्लोरेसेंस। ठीक है, इफ्लोरेसेंस ये एक प्रोसेस होता है, इसके बारे में हम आगे भी देखेंगे। सो these are the two uh, reasons why alkalis are undesirable or they are harmful. Okay, first of all ये flux act करती हैं, they twist and warp the bricks, and also they can cause efflorescence in the later stages. Okay, so alkalis are very harmful. Then is lime. So lime basically एक wanted material था if it is in limit, and also in if it is in present in the finely divided state. Finely divided state में तो ये आपको help करता था, it used to help silica fuse at a lower temperature. But if it is present in large quantity or in the form of lumps, ठीक है, लम्प्स की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में होना चाहिए, फिर ज़्यादा हो या फिर लम्प्स की फॉर्म में हो, इट बिकम्स अनडिज़ायरेबल। हाउ? बिकॉज इट कन्वर्ट्स इनटू क्विक लाइम, CaO में ये कन्वर्ट होता है, एंड आफ्टर बर्निंग, ओके, आफ्टर बर्निंग इट विल कन्वर्ट इनटू क्विक लाइम एंड विच विल एक्सपैंड व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू मॉइस्चर। हमें पता है कि लाइम जब पानी के साथ कॉन्टैक्ट में आता है, क्विक लाइम, इट अंडरगोज अ रिएक्शन विच इज़ नोन एज स्लेकिंग ऑफ लाइम। ओके, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपके पास बनता है, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सपैंड करता है काफ़ी, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और आपका जो लाइम है वो एक्सपैंड करता है, और ये एक्सपेंशन अगर आपकी ब्रिक के अंदर होगी, डेफिनेटली आपकी ब्रिक पे अनड्यू प्रेशर लगेगा और आपकी ब्रिक स्प्लिट कर सकती है और टूट सकती है, इट कैन क्रम्बल टू पीसेस। ओके, सो लंप फॉर्म में नहीं होना चाहिए और ज़्यादा नहीं होना चाहिए कभी भी लाइम। ओके, देन देर आर पेबल्स। पेबल्स क्या हैं? छोटे छोटे आपके रॉक के पीसीज हैं, स्टोन्स एक्सेट्रा। तो ग्रिट्स या फिर पेबल्स, ग्रिट्स क्या है? बेसिकली क्ले से बड़े पार्टिकल्स आपके सैंड के शेप, सॉरी सैंड के साइज़ के या फिर उससे बड़े जो पत्थर हैं वो नहीं होने चाहिए आपकी ब्रिक अर्थ में। बेसिकली आपको क्ले चाहिए, जो भी बड़े पार्टिकल्स होंगे वो आपको एक तो क्ले को मिक्स नहीं होने देंगे यूनिफॉर्मली। ठीक है, यूनिफॉर्मली अगर क्ले मिक्स नहीं हुई है तो आपके पास जो ब्रिक्स बनेंगी वो यूनिफॉर्मली बेसिकली होमोजेनियस मिक्स नहीं बनेगा, और कहीं ना कहीं बीच में आपके पास वीकनेस रहेगी ब्रिक में, और आपके पास वीक एंड पोरस ब्रिक्स आपको मिलेंगी। ठीक है, और इवनली वो ब्रेक नहीं करेंगी, एंड बेसिकली दे आर वीक ब्रिक्स। ओके, फिर आपके पास एक और अनवांटेड मटेरियल है जो कि है आयरन पायराइट्स। तो आयरन पायराइट्स बेसिकली आयरन का एक कंपाउंड है जो कि बर्निंग ऑफ ब्रिक्स के दौरान ऑक्सीडाइज हो सकता है, एंड ऑल्सो इट कैन क्रिस्टलाइज, क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट कैन कॉज जो ब्रिक्स टू स्प्लिट इनटू पीसेस। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन अंदर हो जाती है और अनड्यू प्रेशर आपके ब्रिक्स के ऊपर अप्लाई करता है, विच कैन एक्चुअली लीड टू द ब्रेकेज और स्प्लिटिंग ऑफ द ब्रिक्स। सो इट शुड नॉट बी प्रेजेंट इन हाई क्वांटिटी, एंड soil can be even tested before the use for brick making. Okay, then there is color or ray. Color or ray basically is a mixture of sodium sulfate and sodium chloride, and is also known as Bengali loam. It is basically a type of soil जिसमें आपका सोडियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड ज़्यादा होता है। तो इसका भी ऑलमोस्ट सेम इफेक्ट है एज देयर वाज ऑफ एल्कलीज। ठीक है, एल्कलीज भी आपका सोडियम का ही कंपाउंड था, बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड था, यहाँ पे सोडियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड है बेसिकली। सो it also has the same effect. It also creates hindrance in the proper burning, and also it causes efflorescence. Okay, so again it is undesirable. Then there are some vegetation and organic matter. So vegetation and organic matter से क्या मतलब है? Basically कोई भी ऐसा मैटर like leaves or some dead animals, small worms etc. जो आपकी मिट्टी में अगर आ जाते हैं, बेसिकली ये क्या होगा कि ये बर्निंग के दौरान कम्प्लीटली बर्न होंगे नहीं। ठीक है, एंड आफ्टर द ब्रिक इज़ फॉर्म्ड दे विल कीप ऑन डिकम्पोजिंग। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर है, ये कार्बन इसमें होता है, तो ये डिकम्पोज होता रहेगा बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ वेरियस नेचुरल एजेंसीज। तो उससे क्या होगा कि आपके पास कुछ गैसेस जो हैं वो इवॉल्व होती रहती हैं। ठीक है, कार्बोनेशियस मैटर जब आपका बर्न होता है उससे कुछ गैसेस आपकी इवॉल्व होंगी, जो कि फिर गैसेस बबल्स की रूप में फॉर्म होती हैं, एंड गैसेस तो
एस्केप कर जाएंगी, लेकिन उनकी जगह पे क्या रह जाएंगे, स्मॉल पोर्स रह जाएंगे वहाँ पे, जहाँ पे बबल्स थे वहाँ पे खाली जो जगह बचेगी वो पोर्स की फॉर्म में बचेगी। एंड वी ऑल नो दैट पोरोसिटी इज़ नॉट अ वेरी गुड क्वालिटी इन एनी बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, बीच में जो खाली पोर्स रह गए हैं उसकी वजह से बेसिकली आपकी जो ब्रिक है वो वीक होने वाली है, और पानी भी वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी, ब्रिक की डेंसिटी कम होगी और डेफिनेटली उसकी स्ट्रेंथ भी कम होगी। सो वेजिटेशन एंड ऑर्गेनिक मैटर आर अनडिज़ायरेबल इंग्रेडिएंट्स। सो ये 6 आपके हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स थे। ये भी क्वेश्चन बेसिकली आपको पूछ लिया जाता है फॉर 5 to 10 मार्क्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द requirements of a good brick earth. Now students, you have to remember one thing. आपको एग्ज़ाम में 2 टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड ब्रिक, या फिर पूछा जा सकता है व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड ब्रिक अर्थ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ब्रिक अर्थ होती है वो मिट्टी जिससे आपने ब्रिक को बनाना है, ठीक है, तो उस केस में आपने ये वाले पॉइंट्स लिखने हैं। बट इफ़ यू आर बीइंग आस्क्ड कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड ब्रिक, ठीक है, वहाँ पे आपको एक ईंट की क्वालिटीज़ पूछी जा रही हैं, ओके, तो वो क्वेश्चन अलग है और उसको हम अलग से पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है जी, ब्रिक अर्थ बोला है या ब्रिक बोला है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, सो क्या क्या गुड ब्रिक अर्थ में प्रॉपर्टीज़ आपको चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ जनरल से रिक्वायरमेंट्स है। लेट अस सी, इट मस्ट बी होमोजेनस, ऑब्वियसली। होमोजेनस का क्या मतलब है कि पूरा जो आपका ब्रिक अर्थ का मिक्सचर बना है बेसिकली उसमें थ्रू आउट सेम प्रॉपर्टीज़ हो, कहीं बीच में कोई अनवांटेड पार्टिकल्स ना हो, ठीक है। एक बेसिकली यूनिफॉर्म मिक्स आपका थ्रू आउट होना चाहिए, उससे आपकी जो ब्रिक है वो यूनिफॉर्म बनेगी और अच्छी, और बेसिकली कॉम्पैक्ट और अच्छी क्वालिटी की बनेगी, ओके। एंड ऑल द इंग्रेडिएंट्स शुड बी इन प्रॉपर प्रोपोर्शंस। जो प्रोपोर्शंस हमने डिसाइड की थी लास्ट लेक्चर में कि डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स आपके कितने परसेंटेज में होने चाहिए, वो बेसिकली आपने परसेंटेज या प्रोपोर्शन आपने मेंटेन करनी है, ओके। And then it should have sufficient plasticity so that the bricks can be properly and easily molded with sharp and well defined edges। ठीक है, प्रोसेस मैंने बताया था ईंट कैसे बनती है। पहले आप ब्रिक अर्थ को ऑब्टेन करते हैं, उसे मिक्स करते हैं, अनवांटेड पार्टिकल्स निकालते हैं, और फिर ब्रिक्स को मोल्ड किया जाता है। बेसिकली आप स्टील या वुडन मोल्ड्स लेते हैं जो ब्रिक की शेप के होते हैं, उनके अंदर आप बेसिकली ब्रिक्स को एंटर करते हैं, सॉरी ब्रिक को नहीं, ब्रिक अर्थ को आप उसमें फिल करते हैं, प्रॉपरली कॉम्पैक्ट करते हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं मोल्डिंग। और मोल्डिंग आपकी 2 तरीके से होती है, मैं यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे दे रहा हूँ। मोल्डिंग बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, ग्राउंड मोल्डिंग या फिर टेबल मोल्डिंग। ग्राउंड मोल्डिंग जो है अपने आपकी जो अनइम्पॉर्टेंट ब्रिक्स है, आपकी 3rd क्लास या फिर आपकी 4th क्लास ब्रिक्स के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। उसमें बेसिकली आप किसी भी ग्राउंड सरफेस के ऊपर, ठीक है, रफली उसको प्लेन करके वहीं पे आप आपका मोल्ड रखते हैं और उसमें आप मोल्ड में ब्रिक अर्थ को फिल करना शुरू कर देते हैं। सो दैट मोल्डिंग विच टेक्स प्लेस ऑन अ प्रिटी मच रफ सरफेस, ठीक है, उसे कहते हैं बेसिकली ग्राउंड मोल्डिंग, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड प्रैक्टिस। अच्छी क्वालिटी की जो आपकी ब्रिक्स हैं, जो 1st क्लास और 2nd क्लास ब्रिक्स हैं, ठीक है, उनको हमेशा आप टेबल के ऊपर मोल्ड करते हैं। बेसिकली एक टेबल होगा जो प्रॉपरली एक हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा, स्मूथ सरफेस होगा, वहाँ पे आप आपके मोल्ड को रखते हैं और वहाँ पे आप फिर मोल्डिंग करते हैं। तो यहाँ पे आपकी ब्रिक अर्थ की ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि ये मोल्डिंग का प्रोसेस जो है ये इसमें आराम से और आसानी से हो जाए, ओके। सफिशेंट प्लास्टिसिटी अगर उस ब्रिक अर्थ में होगी तो आप उसको इजीली मोल्ड कर पाएंगे, ताकि उसके फिर शार्प और वेल डिफाइंड एजेस भी आपको मिल सकें, ओके। एंड देन इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम लम्प्स ऑफ लाइम और नोड्यूल्स ऑफ कंकर, ठीक है। हमने लाइम की बात करी थी, लम्प्स की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, और कंकर भी हमको पता है इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ लाइम ओनली। नोड्यूल्स होते हैं बेसिकली बड़े पीसीस, लम्प्स को ही नोड्यूल्स आप कह सकते हैं, सो इट शुड नॉट बी प्रेजेंट। एंड इट शुड ऑल्सो बी फ्री फ्रॉम पेबल्स, ग्रिट्स एंड लम्प्स ऑफ अर्थ। बेसिकली जो बड़े पार्टिकल्स आपके हैं, बड़े रॉक्स के पीसीस हैं या फिर सैंड है या फिर बड़े जो भी लम्प्स आपके पास है वो मौजूद नहीं होने चाहिए, बिकॉज वो यूनिफॉर्मिटी और होमोजेनिटी को ब्रेक करती हैं और फिर आपकी जो ब्रिक है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं बनती है। एंड ऑल्सो शुड बी फ्री फ्रॉम अर्थ कंटेनिंग एल्कलाइन सॉल्ट्स, कलर और रे, ठीक है। ये एल्कलाइन सॉल्ट्स, कलर और रे के बारे में हमने भी पढ़ा था। दीज कॉज एफ्लोरेसेंस, ओके, सो दे शुड नॉट बी प्रेजेंट। एंड इट शुड ऑल्सो नॉट कंटेन वेजिटेबल एंड ऑर्गेनिक मैटर। क्यों नहीं होने चाहिए ये भी हमने अभी पढ़ा था। तो जो भी अनवांटेड हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स हैं
वो बेसिकली नहीं होने चाहिए. So that can also be simply remembered while you discuss the requirements of a good brick earth. So now let's move on to the next topic, which is the characteristics of a good bricks. Okay, so this is the requirements of a good brick. The last topic was good brick earth. Okay, so you have to read the question properly कि क्या पूछा है, brick पूछा है या फिर brick earth पूछा है. So let's study about the bricks. ये यहाँ पे आपको वो सारे पॉइंट्स मिलने वाले हैं जो आपके स्टोन्स में भी आए थे. ऑलमोस्ट सारे आपको पॉइंट्स मिलेंगे एक्सेप्ट फॉर सम यूनिक पॉइंट्स विच यू आर गोइंग टू गेट हियर. स्टोन्स की जब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड स्टोन, तो ये वहाँ पे आपको डेफिनेटली पॉइंट्स नज़र आए थे. ठीक है, अब स्टोन और ब्रिक्स में डायरेक्ट कंपैरिजन होना स्वाभाविक है बिकॉज दे आर बेसिकली एक्सचेंजेबल मटेरियल्स. जहाँ पे आप ब्रिक यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे आप स्टोन भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, so let us see these points. First of all is appearance. तो डेफिनेटली जितना रेगुलर और रेक्टेंगुलर आपका शेप होगा उतना ज़्यादा अच्छी आपको अपेयरेंस मिलने वाली है. ओके, एक वेल डिफाइंड एजेस होने चाहिए, यूनिफॉर्म रेड कलर होना चाहिए. एक्सक्यूज मी. सो अपेयरेंस की हम बात कर रहे थे. रेक्टेंगुलर फेसेस, शार्प एंड वेल डिफाइंड एजेस होने चाहिए, यूनिफॉर्म रेड कलर होना चाहिए, एंड इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी फ्लॉज, क्रैक्स, ग्रिट्स. कोई भी सरफेस पे आपको इरेगुलरिटी नज़र नहीं आनी चाहिए. तो अगर ऐसे ब्रिक आपके पास है देन इट हैज़ गॉट अ गुड अपेयरेंस एंड इट्स अ वेरी डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी इन अ ब्रिक. फिर स्ट्रेंथ की बात करते हैं. डेफिनेटली इट शुड हैव गुड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. क्रशिंग स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं. हम स्टोन में बात कर रहे थे. वहाँ पे स्टोन में हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स की रॉक्स की डिफरेंट टाइप की स्ट्रेंथ होती है. यहाँ पे एक जनरल आपकी गाइडलाइन यहाँ पे दी है कि द मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ एनी ब्रिक इट शुड नॉट बी लेस देन 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, और एक टेस्ट होता है फील्ड में, अगर आप इसको 1.25 मीटर की हाइट से ड्रॉप करेंगे किसी और ईंट के ऊपर तो ये टूटनी नहीं चाहिए. ठीक है, इट्स अ टेस्ट इन द फील्ड दैट यू कैन डू. 1.25 मीटर की हाइट से गिरा हो किसी और ईंट पे, अगर ये टूट जाती है देन दैट ब्रिक इज़ डेफिनेटली नॉट गुड. ओके, फिर हम बात करते हैं हार्डनेस की. शुड बी सफिशेंटली हार्ड. कोई उस पर निशान नहीं रहना चाहिए अगर आप उसको थंबनेल से स्क्रैच करते हैं. ठीक है, थंबनेल से स्क्रैच करोगे तो कोई निशान ना रहे. इफ़ दैट हैपन्स देन यू हैव अ ब्रिक ऑफ अ गुड क्वालिटी. ओके, ये साउंडनेस एक प्रॉपर्टी है जो यूनिक है यहाँ पे. अगर दो ब्रिक्स को आप आपस में स्ट्राइक करेंगे तो एक मेटालिक रिंगिंग साउंड आनी चाहिए. ठीक है, इतना कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होना चाहिए कि इट इज़ ऑलमोस्ट एज हार्ड एज अ मेटल. ठीक है, दो ईंटों को आपस में स्ट्राइक करके एक रिंगिंग साउंड अगर आपको मिलती है, मेटालिक रिंगिंग साउंड, दैट मीन्स दैट ब्रिक इज़ ऑफ अ गुड क्वालिटी. देन वी टॉक अबाउट स्ट्रक्चर. इट शुड बी वेरी फाइन, कॉम्पैक्ट एंड यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर. बेसिकली कोई भी कोर्सनेस, ठीक है, बड़े पार्टिकल्स नहीं नज़र आने चाहिए. एकदम स्मूथ, फाइन और एक यूनिफॉर्म टेक्सचर आपको नज़र आना चाहिए आपकी ब्रिक के ऊपर. ओके, देन वी टॉक अबाउट द ड्यूरेबिलिटी. डेफिनेटली ड्यूरेबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी जो आप किसी भी मटेरियल में देखते हो. इट शुड बी एबल टू रेजिस्ट इफेक्ट्स ऑफ वेदरिंग एजेंसीज लाइक रेन्स, टेम्परेचर वेरिएशन, फ्रॉस्ट एक्शन. बारिश, तापमान में चेंज, सर्दियों और गर्मियों का, और फ्रॉस्ट एक्शन से ये बचा रहना चाहिए. फ्रॉस्ट एक्शन क्या है? बेसिकली अगर ईंट के अंदर कभी पानी चला जाता है तो दैट वाटर कैन फ्रीज इन द विंटर. और हमें पता है कि जब भी पानी फ्रीज करता है इट एक्सपैंड्स. पानी अपनी वॉल्यूम बढ़ाता है जब वो फ्रीज करता है. तो बिकॉज ऑफ दैट अनड्यू प्रेशर आपके पास ब्रिक के अंदर लगेगा बिकॉज ऑफ दैट फ्रीजिंग वाटर, एंड दैट ब्रिक कैन एक्चुअली ब्रेक. तो ये फ्रॉस्ट एक्शन और इन सारे टेम्परेचर वेरिएशन से इट शुड बी फ्री फ्रॉम दैट. ठीक है, डेफिनेटली ये ब्रिक जो पोरस नहीं होगी, जिसमें पानी अंदर नहीं एंटर कर पाएगा, ज़्यादा पानी नहीं एंटर कर पाएगा, वो इन बेसिकली इन वेदरिंग एजेंसी से प्रोटेक्टेड होगी. ओके, और ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अगले पॉइंट में, पोरोसिटी. डेफिनेटली ब्रिक शुड बी very less porous so that it may not absorb more than 20% of water by weight when immersed in cold water for 24 hours. So basically this is a test for bricks. अगर आपने ब्रिक को की क्वालिटी को चेक करना है तो आप क्या करते हैं, बेसिकली एक ईंट लेते हैं आप. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो ब्रिक लिया है आप उसको पहले अवन में 24 घंटे तक रखेंगे. अवन बेसिकली क्या है, अवन सबको पता है.
ओवन का टेम्परेचर आपने सेट करना है फॉर लाइक 105 टू 110 डिग्री सेल्सियस, पानी के बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर। 24 घंटे के लिए ब्रिक वहाँ पे रहेगी, सारा पानी जो भी होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा, बॉयल ऑफ हो जाएगा या फिर इवेपोरेट हो जाएगा। उसके बाद आपने 24 घंटे तक पानी में इसको इमर्स करके रखना है, ठंडे पानी में, ठीक है। अब 24 घंटे तक जो ड्राई ब्रिक आपकी पानी के अंदर रहेगी वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी, डिपेंडिंग अपॉन उसकी कितनी पोरोसिटी है। अगर ज़्यादा पोर्स उसमें होंगे तो वो ज़्यादा पोरस होगी और वो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेगी। मान लो 100 ग्राम की ब्रिक थी और 24 घंटे में अगर उसने 120 ग्राम पानी एब्जॉर्ब किया, सॉरी 20 ग्राम पानी एब्जॉर्ब किया, 100 ग्राम से उसका वज़न बढ़ के कितना हो गया, 100 प्लस 20 120। तो ये जो 20 ग्राम एक्स्ट्रा आया है उसके कारण इसका वेट 120 हो गया है। एंड इन परसेंटेज हाउ मच वाटर हैज़ बीन एडेड, 20%। सो ये 20 ग्राम से ज़्यादा पानी 100 ग्राम मीट के लिए 20 ग्राम से ज़्यादा पानी नहीं एब्जॉर्ब इसने करना चाहिए। 20% इज़ द लिमिट दैट वी हैव डिसाइडेड। अच्छी ईंट तो इससे भी कम पानी एब्जॉर्ब करे तो ये अच्छा रहेगा, बट इफ़ द ब्रिक एब्जॉर्ब्स मोर देन 20% ऑफ वाटर, दैट ब्रिक इज़ नॉट ideal for use in construction. That brick should be rejected. Okay, now we talk about efflorescence. Efflorescence again, पीछे हमने ये प्रॉपर्टी डिस्कस की है जो आपकी एल्कलाइन सॉल्ट्स और कलर रे की वजह से होती है, जिसमें बेसिकली आपका पानी ब्रिक में से निकल जाएगा, बट द एल्कलाइन सॉल्ट्स विच वर प्रेजेंट इनसाइड द ब्रिक, दे विल ऑल्सो कम अलॉन्ग विद द वाटर और वो सरफेस पे आके रुक जाएंगे, क्योंकि सरफेस से ऊपर वो नहीं आ पाएंगे। पानी तो इवेपोरेट हो जाएगा, बट पानी के साथ जो अंदर से सॉल्ट्स, एल्कलाइन सॉल्ट्स आपके सरफेस तक आए हैं, दे विल गेट डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस एंड दे विल फॉर्म ग्रे एंड वाइट बेसिकली स्केल्स और डिपॉजिट, जिससे आपकी ब्रिक की अपीयरेंस ख़राब हो जाती है और वो फिर डीके भी होनी शुरू हो जाती है। ओके, so this is a property that it should not have. Efflorescence is a negative sort of a quality which the bricks should not have. Okay, बाकी सारी प्रॉपर्टी जो डिस्कस की हैं they should have, but efflorescence is a negative property which there should not be present. There should be absence of efflorescence. Now the last property which is the resistance to fire. Obviously building construction में या फिर कहीं भी जहाँ पे bricks का use होगा, there may be a case of a fire. ठीक है, एंड इन फायर्स द टेम्परेचर मे राइज टू एज हाई एज more than even 1200 degrees Celsius. Okay, so an ordinary brick, it should be able to resist at least 1200 degrees centigrade of temperature, ताकि जिससे आपकी ब्रिक मेल्ट ना हो जाए। अगर आपकी ब्रिक मेल्ट हो जाएगी एंड इन केस योर ब्रिक इज़ टेकिंग द लोड, अगर आपका लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है, हमने डिस्कस की थी बात, ये लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर और फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है, आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पढ़ रहे होंगे। बेसिकली जो आपका बीम्स, कॉलम्स और स्लैब लेंटर वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना, जिसमें आप आरसीसी यूज़ करते हैं, दीज आर नोन एज फ्रेम्ड स्ट्रक्चर्स। वहाँ पे सारा लोड आपके ये फ्लेक्सर मेंबर्स ले रहे हैं, ठीक है। आपका स्लैब लोड लेता है, वो लोड ट्रांसफ़र होता है बीम्स को, बीम से फिर वो लोड आपके कॉलम्स को ट्रांसफ़र होता है, कॉलम मतलब पिलर्स, और पिलर से फिर अल्टीमेटली लोड कहाँ जाता है, फाउंडेशन तक। यह लोड ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म आपके फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में है, ठीक है। इसमें वॉल्स का लोड लेने का काम नहीं होता, क्योंकि वॉल्स के बिना भी ये स्ट्रक्चर खड़ा है। वॉल्स के होने ना होने से स्ट्रक्चर की लोड ट्रांसफ़र में या लोड बेयरिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो वहाँ पे वॉल्स का काम सिर्फ़ और सिर्फ पार्टीशनिंग का होता है, एक कमरे को दूसरे कमरे से पार्टीशन करने का और एक अच्छी अपीयरेंस देने का काम ही होता है बेसिकली, ठीक है। और अर्थक्वेक जब की हम बात करेंगे, जो 5th सेमेस्टर में पढ़ते हैं, वहाँ पे अर्थक्वेक फोर्सेस के अगेंस्ट भी थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन आपको, थोड़ा बहुत नहीं काफ़ी प्रोटेक्शन आपको ब्रिक वॉल्स देती हैं, ठीक है। बट वर्टिकल लोड लेने में फ्रेम स्ट्रक्चर में ब्रिक वॉल का कोई भी काम नहीं होता, सारा लोड आपके बीम और कॉलम और स्लैब जो है वो लेते हैं। बट इन सम स्ट्रक्चर्स विच आर ऑल्सो नोन एज लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जिनमें आपके कॉलम्स नहीं है, जिसमें बीम्स नहीं है, ठीक है, वहाँ पे आपका जो लोड लेने का काम है वो भी आपकी वॉल्स ही कर रही हैं। तो ऐसी आपके स्ट्रक्चर में अगर आपकी ब्रिक्स मेल्ट हो जाती हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आपका जो लोड बेयरिंग मैकेनिज्म था वही फेल हो जाएगा एंड दैट स्ट्रक्चर विल डेफिनेटली कोलैप्स। ओके, सो रेजिस्टेंस टू फायर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रिक्स। तो ये आपकी हो गई हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रिक्स। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट
question that can be asked in your examinations for 10 marks. Now let's move on to the next topic, which is the basically size and weight of the स्टैंडर्ड ब्रिक्स. तो इंडिया में यूज़ की जाने वाली जो स्टैंडर्ड ब्रिक्स हैं उनकी क्लैरिफिकेशन और स्पेसिफिकेशंस आपकी IS कोड 1077 1970 में मेंशन है. और उसके मुताबिक जो ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज़ है वो है 190 बाई 90 बाई 90 इन मिलीमीटर्स. 190 बीइंग द लेंथ, जो लॉन्गेस्ट डायमेंशन है ब्रिक की, 90 बीइंग द विड्थ एंड अनदर 90 बीइंग द हाइट. Let me just show you in this diagram. As you can see over here, अगर ये ईंट आपके पास है तो इसकी जो सबसे लंबी डायमेंशन है इसकी लेंथ वो 190 मिलीमीटर है. 190 मिलीमीटर मतलब 19 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर लंबी होगी ये ईंट आपकी. 90 मिलीमीटर या 9 सेंटीमीटर इसकी डेप्थ होगी और 90 मिलीमीटर या 9 सेंटीमीटर ही इसकी चौड़ाई भी होगी. ठीक है, यहाँ पे ब्रिक इन्होंने एक्चुअली चौड़ी वाली ले रखी है. एक्चुअली में ये दोनों डायमेंशन सेम दिखनी चाहिए थी. ओके, बट दिस इज द स्टैंडर्ड ब्रिक विच IS कोड 1077 एडवाइजेस टू बी यूज्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन. इसे स्टैंडर्ड ब्रिक आप कहते हैं. और जब आप इस ब्रिक को आप मेसनरी में यूज़ करेंगे, मेसनरी मतलब जब चिनाई कर देंगे ना इसकी, तो चिनाई में क्या होगा, आपके हर एक ब्रिक के चारों ओर मोटार भी आएगा. मोटार क्या है, बेसिकली सीमेंट, सैंड और पानी का मिक्सचर है, जिसे आप मसाला बेसिकली कह देते हैं. चिनाई के लिए जो यूज़ करते हैं उसे मोटार कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में. तो उसके कारण आपकी ब्रिक की इफ़ेक्टिव थिकनेस बढ़ जाएगी. ठीक है, और उस केस में जो आपकी ब्रिक होगी आप उसको कहते हैं नॉमिनल ब्रिक. तो वो ईंट जो मेसनरी में अब लग चुकी है बेसिकली चिनाई में, इसके चारों ओर मोटार आ चुका है, मसाला आ चुका है, उसे आप नॉमिनल ब्रिक कहते हैं. और उसका जो साइज़ उसे आप नॉमिनल साइज़ कहते हैं. ठीक है, ब्रिक को मॉड्यूलर ब्रिक भी कहते हैं. सो मॉड्यूलर ब्रिक का जो नॉमिनल साइज़ है बेसिकली इट विल इंक्रीज नाउ. 190 का बन जाएगा 200, 90 का बन जाएगा 100 और द अदर 90 विल ऑल्सो बिकम 100. बेसिकली 10 मिलीमीटर का इंक्रीमेंट आपकी हर एक डायमेंशन में हुआ है. ठीक है, सो अगर मैं आपको डायग्राम में बेसिकली दिखाना चाहूँ, होगा क्या कि बेसिकली इस 190 मिलीमीटर की लेंथ में 5 मिलीमीटर यहाँ पे ऐड होगा और 5 मिलीमीटर यहाँ पे ऐड होगा. सिमिलरली आपकी इस 90 वाली लेंथ में 5 यहाँ ऐड होगा, 5 यहाँ ऐड होगा. तो 5 + 5 10, टोटल 100 बन जाएगा. यहाँ भी 5 + 5 10, टोटल 200 बन जाएगा. सिमिलरली इस वर्टिकल डायरेक्शन में भी ऐसे होने वाला है. ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता लगा है कि जो मोटार की थिकनेस है वो 5 मिलीमीटर ही रखी जानी चाहिए. हालांकि हम ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन में देखते हैं कि ये थिकनेस बहुत ज़्यादा रखी जाती है, विच इज़ नॉट गुड. इतनी ज़्यादा थिकनेस मोटार की नहीं रखनी चाहिए. 5 मिलीमीटर, आधा सेंटीमीटर इज़ सफिशेंट. ओके, तो क्यों ज़्यादा रखते हैं, बिकॉज ब्रिक की कॉस्ट को कम करने के लिए ज़्यादा मोटार से भर देंगे. ठीक है, ताकि ब्रिक्स कम लगें आपके पास, बट ऐसा नहीं करना चाहिए. आइडियली 5 मिलीमीटर इज़ the desired, the actual length that the IS code suggests. तो ये है आपकी मॉड्यूलर ब्रिक जो आपकी 5 मिलीमीटर दोनों साइड एडिशन के बाद चिनाई में जो बेसिकली ईंट आपकी लग चुकी है उसे कहते हैं मॉड्यूलर ब्रिक. एंड एक ब्रिक का रफ वेट होता है 3.2 किलोग्राम्स. और 1 क्यूबिक मीटर ऑफ मेसनरी बनाने के लिए, 1 क्यूबिक मीटर मेसनरी बनाने के लिए बेसिकली आपको 500 ईंटें चाहिए. ठीक है, अब ये मेसनरी का बेसिकली मैं यूनिट आपको बताया है. क्यूबिक मीटर क्या मतलब हुआ, ये कौन सा यूनिट है. क्यूबिक मीटर और मीटर क्यूब इज़ अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम. ठीक है, तो अगर आप कभी दीवार कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उस दीवार की कोई थिकनेस होगी, कितनी चौड़ी दीवार है, 1 ब्रिक थिक है, 1.5 ब्रिक थिक है, 2 ब्रिक थिक वॉल भी होती है. ठीक है, 2.5 ब्रिक थिक वॉल भी होती है, वो उसकी थिकनेस हो गई है. हाइट कितनी होगी मेसनरी की, बेसिकली जितना आपकी फ्लोर्स के बीच में डिस्टेंस है, हाइट है. और कुछ दीवार की लेंथ भी होगी. तो ये 3 डायमेंशन जब आपको पता है मेसनरी के, लेंथ इनटू हाइट इनटू विड्थ, व्हाट इज दिस, दिस इज द वॉल्यूम. ठीक है, इस तरह आप मेसनरी का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, और अगर वो वॉल्यूम मैं 1 क्यूबिक मीटर अगर मैं ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो उस 1 क्यूबिक मीटर मेसनरी को बनाने के लिए आपको 500 ईंटों की लगभग ज़रूरत पड़ती है. दिस इज़ समथिंग दैट यू शुड रिमेंबर एज ए सिविल इंजीनियर. ये आपकी एस्टिमेशन के लिए बेसिकली ये आपको
फैक्ट पता होना चाहिए। बेसिकली आपने कितनी ईंटें यूज़ बेसिकली मंगवानी है या ख़रीदनी है फॉर अ पर्टिकुलर मेसनरी, आप पहले से ही रफ आइडिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कि मेरी वॉल इतनी चौड़ी होगी, इतनी इसकी थिकनेस है और इतनी लेंथ होगी, और हाइट बेसिकली इसकी इतनी होगी। यू कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम फर्स्ट। एंड फॉर एग्जांपल अगर 2 क्यूबिक मीटर आपके पास वॉल्यूम आता है आपकी मशीनरी का, तो कितनी ईंटें आप यूज़ करेंगे? 1 क्यूबिक मीटर के लिए आप 500 यूज़ कर रहे हैं, तो 2 के लिए 2 × 500 हज़ार ईंटें आप मंगा देंगे। ठीक है, सो बेसिकली दीज आर टॉपिक्स, दीज आर क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इन योर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। एमसीक्यू सवाल भी आपके पेपर में स्टार्टिंग में आते हैं, तो वहाँ पे ये बेसिकली आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चंस लाइक व्हाट आर द स्टैंडर्ड डायमेंशंस ऑफ अ ब्रिक, व्हाट आर द नॉमिनल साइज ऑफ अ मॉडुलर ब्रिक, व्हाट इज़ द वेट ऑफ अ ब्रिक, हाउ मेनी ब्रिक्स आर यूज्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर। 1 की जगह, या फिर आपको थोड़ा कैलकुलेशन करने के लिए अगर वो दे दें 1 की जगह 3 क्यूबिक मीटर बोल दिया अगर, तो वहाँ पे आप 3 × 500 1500। ठीक है, इट्स सिंपल। तो ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। एंड देखो ब्रिक का जो मैंने साइज़ आपको बताया स्टैंडर्ड साइज़, ये कोड कहता है, बट एक्चुअल में जो ब्रिक्स अवेलेबल होती हैं जो ट्रेडिशनली यूज़ की जा रही हैं, वो बेसिकली इससे वेरी ही करती हैं। नॉर्मली ये ब्रिक आपको नहीं देखने को मिलेगी इन ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, जो आपकी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन होती हैं जो प्रॉपर आईएस कोड्स को फॉलो करती हैं, वहाँ पे इसी ब्रिक को यूज़ करेंगे। बट ट्रेडिशनली जो आपके नॉन इंजीनियर स्ट्रक्चर्स में, या समटाइम्स इन इंजीनियर स्ट्रक्चर्स ऑल्सो, जो आपको ब्रिक्स देखने को मिलेंगी, उन्हें कहते हैं ट्रेडिशनल ब्रिक्स। दे नोन एज ट्रेडिशनल ब्रिक्स। दीज आर नॉन स्टैंडर्डाइज ब्रिक्स, और ये काफ़ी टाइम से यूज़ की जा रही हैं। ये आईएस कोड 1970 में बना था, उससे पहले से ये ईंटें आपकी यूज़ की जा रही हैं। ठीक है, तो आज भी उन्हीं ब्रिक्स का बेसिकली यूज़ है जो चला है। तो ये इन ब्रिक्स को कहते हैं ट्रेडिशनल ब्रिक्स, और नॉर्मली इनका जो साइज़ होता है वो ये होता है। थोड़ा बहुत वेरिएशन इसमें भी हो सकता है। 230 लेंथ होगी, 115 होगी चौड़ाई। रिमेंबर, विड्थ, विड्थ ये वाली विड्थ, दिस विड्थ इज़ डेफिनेटली मोर। ठीक है, ये बेसिकली ट्रेडिशनल ब्रिक की मुझे लग रही है। विड्थ ज़्यादा होगी, हाइट थोड़ी कम होती है। तो दिस विड्थ इज़ 115 एंड दिस हाइट इज़ अबाउट 75। ये 110 से 115 हो सकती है, इट कैन वेरी। एंड दिस हाइट कैन ऑल्सो वेरी बिटवीन 70 to 76, मोस्टली 75 या 76 होती है। और ये लेंथ आपकी 230 होती है, 23 सेंटीमीटर। और इसको अगर इंचों में बोलेंगे तो ये 9 इंच बाई 4.5 इंच बाई 3 इंच का बेसिकली आपकी ये ईंट होती है। ठीक है, ट्रेडिशनल ब्रिक। तो दिस लेंथ विल बी लगभग 9 इंचेस एंड दिस विल बी अराउंड 3 इंचेस। और ये जो चौड़ाई होगी ये 4.5 इंच की आपके पास आपको मिलेगी, 4 से 4.5। और ये नॉर्मली आपकी 3 या 3.25 इंच की आपको इसकी हाइट मिलेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द ब्रिक्स. So that's it for this class. I will see you in the next class. Thank you.